हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो वाइट शर्ट फ्रॉक नीचे ब्लैक जीन्स पहने हुए दो पुनिया किए वो हर आते जाते इंसान को तंग कर रही थी, उसकी नकल वगैरह उतार कर। जबकि वो इंसान बेचारा परेशान हो जाता कि ये क्या चीज़ है भला। हुर्द तो बस नहीं होगी ना लोगों तंग करने से। मीरा ने पिज्जे की बड़ी सी बाट लेते हुए उससे पूछा, अरे यार मजा आता है लोगों को तंग करने में। वो खिलखिलाई थी, तुम कभी नहीं सुधर सकती। मीरा ने तासुब से काफी हैरत से अपने इंस्ट्रक्टर को देखा। वो झट से चेहरा नीचे की तरफ कर गए थे। क्या हुआ, चुप क्यों रही हो? होट ने हैरत से उसे देखते हुए पूछा, अरे यार ये मनहूस मारा इंसान मुझे जिम में ट्रेनिंग कम और डांटता ज्यादा है। अब अगर मुझे पिज्जा खाता देख लिया तो कल पक्की शामत आएगी मुझ मासूम की। मिढ़ा ने नुहान से लहजे में कहा। हुड ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फिर बिलाल को एक लड़की के साथ बैठा हुआ देखने लगी। वैसे बंदा हैंडसम है। हुड ने पिज्जे की बाइट लेते हुए संजीदगी से कहा, क्या हाँ हैंडसम है? सड़ी सी शक्ल है, ऊपर से तीले जैसा जिस्म, तुम्हें पता नहीं है इसमें क्या हैंडसम लगा है? वह जले हुए लहजे में ऊंचा बोली थी, जिस पर दूर बैठा इंसान सबसे दांत पीस कर आ गया था। उफ कितनी मोटी लड़की है यार। हाँ भैंस जितनी। लड़की ने पहली वाली के हाथ पर मार कर कहका लगाते हुए मजाक उड़ाया था। वो दोनों गार्ड में बैठने लगे थे जब दो कालजी लड़कियों ने मीरा पर रिमार्क्स पास किए थे। मीरा और वो दोनों ठटक कर रुकी। हुड ने होठ बीच कर दोनों को घूरा। फिर वो उनकी तरफ बढ़ी थी जो अभी भी हंस रही थी। मीरा ने उसको खींचा, चलो देर हो रही है, मुझे ऐसे फजूल लड़कों के रिमार्क्स की कोई परवाह नहीं है, तुम ही मत करो। मीरा ने संजीदगी से उसे समझाया, एक मिनट रुको जरा, मुझे इन्हें देखने तो दो। उर्दू से अपनी क्लास छुड़वाती हुई इन लड़कियों के पास आई जिसे लापरवाही से देखी थी। क्या मसला है तुम दोनों के साथ? अगर वो मोटी है तो तुम दोनों को क्या तकलीफ है? हाँ, वो गुस्से से बोलती जिस पर वो दोनों लड़कियां हैरत से उसको देखने लगे थे। तुम्हें क्या मसला है? हम जैसे चाहें जो मर्जी कहें। पहले वो लड़की ने तनक कर उसे पूछा था। अच्छा, अब ये हाथ मेरा है, जैसे चाहो मारू, कोई मसला तो नहीं होगा ना? कहते ही उसने जोर से मुक्का लड़की के मुंह पर मारा था। वो लड़की चीखती हुई नीचे बैठी थी। हुर्द पागल हो क्या कर दिया? हुर्द पागल होकर ये क्या कर दिया? मीरा ने उसे खींचते हुए परेशान से पूछा था। वो जौबन सख्त नजर से इन लड़कियों को घूरती रही जिसके मुंह से खून निकल रहा था। वो ब्लैक बेल्ट थी। वो लड़की कहाँ उसका मुक्का सह सकती थी। चलो यहाँ से अब। मीरा उसे खींचती हुई गाड़ी के करीब लेकर गई थी। क्या जरूरत थी ये तो शिद्दत करने की? मीरा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए उससे पूछा, जो गुस्से से सूरज चिरा लिए अभी भी उससे पीछे देख रही थी। मीरा डार्लिंग, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मारते। अब जिंदगी में किसी पर रिमार्क्स नहीं देंगी। हुर्द ने अपनी पोनियां कसते हुए रिलैक्स अंदाज में कहा, उफ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता यार, तुम्हें तो श्योर भी क्रिमिनल मिलना चाहिए, वरना तो कोई आम इंसान तुम्हारे मुक्के खा खा के दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मीरा ने तासुब से कहा, जिस पर वह सख्त मुस्कुराहट से उसे देखती रहे। मीरा ने होंठ पीछे उसकी नजरों का मतलब समझती थी। उसने होंठ बीच कर जालियों से सर अटका कर अंदर झांका। अंदर हर चीज साका थी। वो आहिस्ता से दरवाजे के ऊपर चढ़ने लगी। दरवाजे के ऊपर चढ़कर उसने नीचे छलांग लगाकर पीछे देखा। सड़क वीरान थी। दोपहर का वक्त था। हवेली काली पर हवेली काली पड़ चुकी थी। सीलन से अजीब तर्ज के तरह थे। पता नहीं कितने सालों से हवेली पर रंग नहीं करवाया गया था, बल्कि बाहर से काफी खौफनाक दिखती थी। उसने गले में लटके हुए कैमरे से कई फोटो खींची थी हवेली की। एक हाथ में टेडी बियर लिए दूसरे से फोटो खींची। हुर्द अंदर से बहुत ही डर भी रही थी, लेकिन अपनी तजस्सुस पसंद फितरत का क्या करती जो उस हवेली के अंदर जबरदस्ती ले आई थी, या फिर उसे किस्मत ले आई थी जहाँ वो होंठ दांतों से काटती हुई हवेली के पुराने हंसता हाथ दरवाजे के पास आई। दरवाजे पर बहुत ही बड़ा ताला लगा हुआ था। उफ, अंदर कैसे जाऊं? वो होंठ काटती हुई बड़बड़ाई। कोई खिड़की खुली होगी शायद। वो सोती हुई हवेली के चारों तरफ घूमने लगी। वो ठटक कर रुकी। हवेली की पिछली साइड पर बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल था जिसका शफाफ नीला पानी से ठड़का गया था। भला इतने सालों से वीरान पड़ी हवेली का पानी इतना कैसे हो सकता है? वो स्विमिंग पूल के पास आते हुए हैरत से बोली, पिक्चर लेकर रुबन को बेचती हूँ। वह बड़ाती हुई तस्वीर बनाने लगी थी, लेकिन अगले ही पल वो चिकने फर्श से फिसलते हुए पानी के अंदर गिर थे। हुर्द बीबी को तीन चीजों से डर लगता था, पानी से, अंधेरे से और भूतों से। कोई है, प्लीज हेल्प मी। वह बड़बड़ाती हुई चुपी। उफ, क्या जरूरत है इतना ऊंचा बड़बड़ाने की? कोई भूत जाग गया तो? वो हुड को मलामत करती बामुश्किल तैरती हुई किनारे के पास आई थी। वो गहरे गहरे सांस लेती पुल के ऊपर आई और पैर जमाते हुए बैठ गई थी। क्या किसी भूत ने धिक्का मारा है मुझे? और हो सकता है इस स्विमिंग पूल में जिन वगैरह नहाते हों। वो इर्द गिर्द देखती हुई बोली, और उफ, मेरा कैमरा भी पानी में ही रह गया है। वो सदमे से पानी में झांकती हुई बोली। गीले कपड़े झाड़ती हुई एक बंद खिड़की के पास आई। खिड़की बहुत मजबूती से बंद थी। अगले ही पल वो हैरत ज़दा सी रह गई थी जब किसी ने उसे थामते हुए पानी के अंदर जोर से फेंका था। क्या आपकी मुझसे कोई दुश्मनी है? मीरा ने अपने सर पर खड़े बिलाल से मासूम से लहजे में पूछा। जौबरन वो आंखें सुकड़ते हुए उसे देखता रहा। आप ना मुझे बैठने देते हैं, ना कुछ खाने देते हैं, ऐसे तो मेरा बेचारी फोत हो जाएगी। फिर देखिएगा आपके सड़े हुए जिम को बैन कर दिया जाएगा। मीरा ने
गुस्से से बड़े हुए लहजे में कहा था, बोल लिया जो बोलना था, अब इस मशीन पर आधा घंटा भागो, अगर रुकी तो आधे घंटे से पूरा घंटा काट दूंगा। वो गुस्से से कहते हुए पलट गया था। वो होनक बड़ी उसकी बुश को देती रह गई थी। मैं क्या करूं, कहाँ फंस गई हूँ, लगता है उसकी धलाई हुड से करवानी ही पड़ेगी, मुझे बाद में कोस लेना, पहले जो काम दिया है वो करो। उसकी तनसिया आवाज पर वो बुखलाते उसकी तरफ पलटी थी। जो गुस्से से उसे देखता हुआ अंदर चला गया था। उफ, सड़ियल बददिमाग इंसान, वो गुस्से से पैर पटाती हुई बड़बड़ाई थी। खैर, वो वॉशरूम जाने के बहाने बाहर बहुत कुछ खा पी आती थी, और तो और जो बड़बड़ का कैंडी पॉकेट में लाती थी वो भी तो खाली करके जाती थी। गड़, अभी भी बेचारगी मिठा भूखी थी। रहमान साहब ने संजीदगी से जुनैद और तकी को देखा था। रहमान, माजरत पर हम हुड को हाजिब के लिए नहीं मांग सकते। मारिया और जुनैद नहीं राजी इस रिश्ते के लिए, तकी साहब ने संजीदगी से कहा था, जबकि रहमान साहब ने जुनैद को तीखी नजर से देखा, जो हल्का सा मुस्कुराया था। मेरी बेटी भी कोई इतनी गई गुजरी नहीं है जो हम आपके बेटे पर थोपेंगे, बहुत रिश्ते हैं मेरी बेटी के लिए। सफूरा बेगम रहमान साहब के बोलने से पहले ही गुस्से से बोल पड़ी थी, जिस पर रहमान साहब ने उसे खामोश रहने का इशारा दिया। क्यों चुप करवा रहे हैं अपने भाई को, क्यों नहीं चुप करवाते जो मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए हैं। खबरदार, अगर आप किसी ने मेरी बेटी के खिलाफ बात की तो। वो गुस्से से कहती हुई टिक टिक करते हुए बाहर निकल गए। पीछे सब एक दूसरे को संजीदगी से देख लेंगे। ये रिश्ता तुम नहीं मांगा था ताकि मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है, वो सर लहजे में कहते हुए उठे थे। अच्छा, फिर एक हफ्ते में अपनी शरीफ बेटी के लिए शरीफ सा कोई रिश्ता ढूंढ कर तो दिखाएं। जुनैद ने मुस्कुराते लहजे में उन पर तर्स किया था, जिस पर रहमान साहब जब्त के घूंट पड़ते हुए कमरे से निकल गए। बचाओ बचाओ, भूत भूत, वो पानी में हाथ पांव मारती हुई खौफ से चिल्लाई थी। वो बिल्लू आंखों में तमसा सजाए से देखता रहा था। वो खौफ से पीली पड़ी थी। सामने ही लंबे चौड़े इंसान को देख कर जो एक घुटने के बल पुल के पास अकड़ बैठा उसे देख रहा था। आंखों में सड़पन वाज़ह था। खुद को जो थोड़ा बहुत तैरना आता था वो भी भूल चुका था। वो खौफ से डूबने लगे थे। वो संजीदगी से बैठा उसे डूबते हुए देखने लगा था। वह हाथ पांव मारती नीचे की तरफ जाने लगी थी। अब पानी में सिर्फ उसका सर नजर आ रहा था। वो भी अब पानी में गुम होने लगा था। जब वो छलांग लगा था, एक जस्त में उसे पकड़ चुका था। उसे बाहों में लेता हुआ तैरता हुआ किनारे के पास आया था। वो गहरे गहरे सांस लेती उसे खौफ से देखने लगी थी। वो नकाब किए सख्त नजर से उसे देख रहा था। मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आई थी, मैं रास्ता बटाते हुए यहाँ आ गए थे। भूत जी, मुझे माफ कर दे, मैं अब यहाँ नहीं आऊंगी। कोई कह सकता था कि ये खुद रहमान है। वो बिना कुछ बोले हुए उसे घूरता रहा, जिस पर वह डरी थी। मैं चलती हूँ, वह कहते ही वहां से भागी थी। थोड़ी देर बाद वो भागती हुई वापस आई थी। अपना टेडी बियर उठाती उसकी तरफ देखने लगी, जो सख्त नजर से उसे देखता रहा था। वो टेडी बियर पकड़ते हुए तेजी से वहां से निकली थी। दरवाजे पर चढ़ती नीचे को कूद गई थी। ये काम उसने मिनटों में किया था। साइकिल पर बैठकर वो फुल स्पीड पर साइकिल को वहां से निकाल कर लेकर गई थी। ये वो जिमी की आवाज पर उसकी तरफ पलटा था। सर, आपने इस लड़की को कैसे जाने दिया, अगर उसने किसी को बता दिया तो? जिमी ने धीमे लहजे में नजर झुकाए उससे पूछा। वो बिना कुछ बोले धीमे से मुस्कुराया था, जो नकाब ओढ़े होने की वजह से जिमी उसकी मुस्कुराहट नहीं देख पाया था। अल्लाह अल्लाह, ये भूत था या इंसान? वो गहरे गहरे सांस लेती हुई बोली थी। उफ, मैं क्यों इतनी स्टूपिड हूँ, भला उससे क्या देती पानी से मेरा कैमरा ही निकाल कर दे, क्या पता वो निकाल देता। उफ, इंतहाई पागल हूँ मैं। वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगाती हुई तासे से बोली थी। वो अगर वो भूत था तो उसने मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, बचाया क्यों मुझे? वो थोड़ी पर उंगली मारती सोचने वाले अंदाज में बोलती। रोबर्ट को फोन करके बताती हूँ, वही कुछ मशवरा दे सकता है। वो कहते ही फोन में रोबर्ट का नंबर मिला चुके थे। हुड माय डार्लिंग, कैसी हो तुम, मुझे भूल गई अपने वतन जाकर? उसका नंबर देखकर फोन उठाता हुआ शीश अंग्रेजी लबल लहजे में बोला था, जिस पर मुस्कुराई थी। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ माय डियर फ्रेंड, बस फोन अभी नया लिया है ना, पहले वाला तो खो गया था, इसलिए तुमसे बात ना कर सकी। वैसे एक बात है, मैं यहाँ ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, तुम भी आ जाओ ना। वो बेड पर बैठी हुई अपनी इकलौते फ्रेंड से बोली थी। डार्लिंग, जल्दी तुमसे मुलाकात करूंगी, अभी तो बिजनेस में बिजी हूँ, लेकिन जल्दी तुमसे मिलूंगा। वो मुस्कुराकर कहता हुआ उसे बहुत ही प्यारा लगा था। मैं वेट करूंगी तुम्हारा, वो मुस्कुराते हुए बोली थी, और मैं तुमसे मिलने का वेट करूंगी माय स्वीट डार्लिंग। हुड मुस्कुराते हुए उसकी सुन रही थी, फिर बात याद आने पर सीधी होकर बैठी और आज जो हुआ उसे बताने लगे। हुड, यार ध्यान रखो अपना और अपनी तो जिस पसंद फितरत को कंट्रोल करो यार। मैं वहां नहीं हूँ, यहाँ मैं था, तुम्हारे साथ जाता था जहाँ तुमने जाना होता था, लेकिन वहां तुम अकेली हो, एहतियात करो यार। वो संजीदगी से उसे समझाने लगा था, उसके लिए फिक्रमंद रहता था। चाचू, क्या मेरे लिए भी कुछ लाए हैं? जुनैद मेहरा और मारू को उनकी गिफ्ट दे रहा था। वो आउट ऑफ कंट्री का था, परसों ही आया था। जब वो बैग खोले हुए मेहरा और मारू समेत इन सबको गिफ्ट दे रहा था, जब उनके पास आती हुई बोली थी। जुनैद ने होंठ बीच कर उसको देखा। तुम्हारे लिए लाना याद नहीं रहा? ऊपर रेलिंग पकड़े सफूरा जलकर रह गई थी। उनकी बेटी को हर कोई इग्नोर कर देता था। वो ऊपर आओ, सफूरा बेगम की आवाज पर वो रुकी। मैं बाहर जा रही हूँ, खुद ने बेचारगी से कहा। ऊपर आओ,
वो ड्रांग करके आती हुई अपने कमरे में चली गई थी। वो बूढ़े बूढ़े मुंह बनाते हुए ऊपर की तरफ बैठ गए। जी, उनके कमरे में आती वो धीमे से बोले थे, क्या जरूरत थी उस जनेब से गिफ्ट मांगने की? किस चीज की कमी है तुम्हें जो तुम चीजें मांगती फिर रही हो? वो गुस्से से बोली थी, मामा मैंने तो वैसे ही मांगा था। वो नजरें नीचे झुकाए हुए आयशा से मन बनाई थी, खुद बाज आ जाओ अपनी इन हरकतों से, वरना इस बार मैं तुम्हें बहुत ही मार दूंगी। वो बेड पर बैठी हुई गुस्से से बोली थी, आई एम सॉरी मम्मा, अब नहीं मांगोगी किसी से गिफ्ट, आप परेशान ना हो। उनकी गोद में जबरदस्ती अपना सर गुस्साती हुई बोली थी, जान से मार दूंगी, आइंदा कोई शिकायत आई तुम्हारी तो। सफूरा उसका सर चुमती हुई सर्द लहजे में बोले थे। खुद ने मुंह बसरा, जबकि सफूरा गहरे गहरे सांस लेती सख्त गुस्से में थी, जिसे देखो वही उनकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था। मम्मा डैड का ऑफिस देख आऊं? वो उठती हुई बोली थी, खुद मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, तुम्हें घर सुकून क्यों नहीं है? वो गुस्सा हुई थी उस पर। मम्मा मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ तब से ऑफिस नहीं गई, आज जा लेने देना, प्रॉमिस। बस आज जाऊंगी और कोई लड़ाई वगैरह भी नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं देती। वो बाहर भाग कर जाते हुए बोले थे, ओफ मैं कहाँ छुपाऊं उस लड़की को, मेरी मनतू मुरादों से मांगी बच्ची को क्यों दुनिया नहीं जीने देती? वो रोते हुए बड़बड़ाए थे। हाय डैड, उनके कमरे में आती हुई ऊंची आवाज में बोली थी। वो फाइल चेक करते उसे देखकर चौंके, जबकि हाजिब ने गुस्से से उसे देखा था जो बाप की गोद में बैठ चुकी थी। डैड मुझे 5 लाख चाहिए। वो हाजिब को देखती हुई मुस्कुराकर अपने बाप से बोली थी, क्या करने हैं? उन्होंने संजीदगी से पूछा, जबकि हाजिब ने दांत पीसे, मेरे पास सीजन के कोई कपड़े नहीं है ना, मैं क्या पुराने कपड़े पहनूंगी? नहीं मुझे नए कपड़े चाहिए। वह मुंह बसोकर संजीदगी से बोली। उन्होंने उसे गोद में बिठाते ही 5 लाख का चेक साइन कर दिया था। वो चेक उनके हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ भाग गए थे, जबकि वो दोबारा फाइल को बागोड़ पढ़ने लगे थे। हाजिम ने गुस्से भरी नजर से रहमान साहब को देखा। वो बैंक में लाइन पर लगी हुई अपनी बाड़ी का इंतजार में थी। वो चेक निकालती काउंटर पर बैठे लड़के को पकड़ा गए थे। तभी हाल में गोलियों की बौछार होती हुई थी। सब लोग चीखते चलाते दूसरे को दिक्के मारते हुए छीनने लगे थे। जो वो हैरत से 4 नकाबपोश आदमी को देखने लगे जो असला पकड़े हुए सर पर बंदूकें ताने 19 सर पर कर रहे थे। ये लड़की लाइन में लग, सुना नहीं तुमने? एक लड़की ने उसकी कलाई पकड़ते हुए गुस्से से कहा था। वो अपनी कलाई उसके हाथ में जकड़ा हुआ देखने लगी और फिर बेतासा लहजे में उसे देती हुई खींच कर टांग उसकी टांग पर रसीद कर चुके थे। वो लड़का बुझका कर रहेगा था, फिर गुस्से से संभलता उससे पहले उसे जोर से थप्पड़ मारता, लेकिन होठ रास्ते में ही उसका हाथ रोक चुके थे। उस लड़के के समेत सब हैरत से लड़की को देखने लगे थे। खुद को इसके माँ बाप के अलावा और कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, इडियट। वो फुनकार थी उस पर, बड़ी हिरमत बनने का शौक चढ़ा है ना तुझसे? मैं तुम्हारा सारा पैसा बैग में भरो, इससे मैं निपटता हूँ। उसका साथी उसकी तरफ बैग फेंकता हुआ बोला था। दूसरे लोगों को सर पर लगाए इन पर बंदूकें ताने खड़े थे। उसका साथी उसके करीब आता उसे अजीब से नजर से देखने लगा था। खुद घबराई और फिर फोन निकालती, उससे पहले ही पुलिस का नंबर डायल करती वह फोन उसे छीनता हुआ दूर फेंक चुका था और होठ हैरत से उसे देख रहे थे जो उसका हाथ अपने हाथ में जकड़ चुका था। बस काम हो गया है। वो पैसों से भरा हुआ बैग अपने साथी से बोला था, चलो अगर ज्यादा होशियारी की ना किसी ने तो यहीं पर भून दूंगा। वो कहते हुए उल्टे कदम बाहर बढ़े, लेकिन हुड को भी साथ खींच लगा था, जिससे लोग हैरत ज़दा हुए थे। वो कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे खींचते अपनी गाड़ी तक ले आया था। अंदर कोई नहीं था। बोला कि लड़की को क्यों साथ लेकर जा रही हो? अंदर कोई नहीं बोला कि लड़की को क्यों साथ लेकर जा रही हो? जिंदगी तो सबको प्यारी होती है। छोड़ो मेरा हाथ, जाहिल इंसान, पागल हो क्या हो? वो हाथ छुड़वाते उस पर फनकाए थे। यार उसे क्यों खींच लाए हो? पकड़े जाएंगे। उसके साथी ने दांत पीस कर उससे पूछा। अच्छी लगी है ये मुझे, बड़ी दबंग लड़की है यार। वो मुस्कुराते हुए बोला था, जिस पर हथ ने उसे पैर पर जोर से पैर मारा था और वो औश करता हुआ उसका हाथ छोड़ चुका था। हाथ उसे गाड़ी के बोनट पर दिक्कत देती मालव सड़क पर दौड़े थे। मुझे ये लड़की चाहिए, वो लड़का कहते हुए उसके पीछे भागा था और होठ तेजी से भागती किसी इंसान के सीने से टकराई थी। वो सर उठाती उसे देखने लगी जो ब्लैक नकाब से मुझ पाए उसे देख रहा था, जबकि हैरत से उस बुर्द को देख रहे थे। वो आदमी उसके करीब आ चुका था। दूर कहीं पुलिस का सायरन बजने लगा था। ये वो डाकू से देते हुए वहीं पर रुके थे। वो आंखें सुकड़े उन्हें देखने लगा था, जिस पर वो चारों खौफ से कांपते पीछे की तरफ भागे थे। होट ने हैरत से उन्हें भागते हुए देखा था। क्या तुम सच में भूत हो? वो कैसे तुम्हें देखकर भाग गए? होट उसके सामने खड़ी उस सर उठाकर उसको देती हुई खौफ से बोली थी। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ा था। वो बिना कुछ देर किए उसकी पूछ को देती खुद भी उसके पीछे भागे थे। देखो मैं उसे भाग थोड़ी रही थी, मैं तो इन्हें भगा रही थी। डरती बढ़ती नहीं हूँ मैं किसी से। उसे अपनी सफाई पेश करने लगे थे। आहट भूत पर अपनी डाक पे तो बैठाने थे। क्या तुम्हारा चेहरा बहुत खौफनाक है? उसके सामने आती तो दस्ते से बोली थी। वो रुका, आंखें सुकड़े से देख रहा था। वो घबराए नहीं, मेरा मतलब है कि क्या भूत भी चेहरा ढक कर रखते हैं? वो जल्दी से उसके पीछे आती हुई बोली थी। हर्ट रहमान अब मेरे पीछे मत आना। वो बिना रुके उसे सख्त लहजे में वार्निंग दे गया था। हर्ट खौफ से कांपी। अल्लाह अल्लाह, उसे तो मेरा नाम भी पता है। कहीं मुझे डराने मेरी गाड़ी ना पहुंच जाए। वो मुझे मेरा कैमरा चाहिए।
वो मेरे इकलौते फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। फ्रेंड मतलब दोस्त, समझ गए ना। मैं तो तुम्हारी जलवी हवेली के पिक बनाना। वो मुंह पर हाथ रख थी क्योंकि उसके तरफ पलटा था। अब वो तेज कदमों से उसकी वार्निंग वाले अंदाज में बढ़ा था। उससे पहले कि वो पाती उसे एक ही जश्न में पकड़ता उसे दीवार से लगा गया था। हद रहमान ने खौफ से अपने नाजुक कांधे पर उसका भारी हाथ रखा हुआ देखा था। अगर मेरी हवेली आई या मेरे सामने आई तो टांगे तोड़कर हाथ पे पकड़ा दूंगा। वो सख्त लहजे में उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता हुआ फनकारा था। तुम इंसान हो या भूत? वो इतनी सीरियस सिचुएशन में भी अपनी तजस्सुस पसंद फितरत को कंट्रोल नहीं कर सके थे। वो ठटका। वो लड़की इंतहा से ज्यादा मासूम थे। भूत हूँ और वो भी काला भूत है। अगर मेरे सामने आए तो साबत निकल जाऊंगा, तुम्हें याद रखना। उसे वार्निंग देता हुआ पलट गया था और वो दूर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो अपने कांधे से शर्ट ठीक करते अपने बैग से छोटा सा कैमरा निकालने लगे थे। जिमिन ने जड़ से उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला था। शायद उससे पहले इस कैमरे में देती गोली उसके कैमरे को उड़ा गए थे। वो चीख कर पीछे हुई थी, फिर उसे देखा जो पिस्टल को पॉकेट की पैंट की पॉकेट में अड़ास रहा था। वो वार्निंग देती नजर से उसे देखता हुआ गाड़ी में बैठ चुका था। हद ने हैरत से उसकी दूर जाती हुई गाड़ी को देखा था। वो धक धक करते हुए दिल से अपने टूटे हुए कैमरे को देखने लगी थी। अल्लाह अल्लाह, ये काला भूत तो मेरे कैमरों के पीछे ही पड़ गया है। उस लड़की पर नजर रखो। वो पिस्टल में गोलियां डालता हुआ जिमी से बोला था। ओके बॉस, जिमी ने एहतराम से उसे जवाब दिया। वो पता नहीं क्यों सर पीछे घुमा गया था जहाँ वो दूर सड़क पर बैठी हुई कैमरे के टुकड़ों को देख रही थी। उसकी आंखें मुस्कुराई थी जिससे वो खुद भी अनजान था। तुमने अभी तक इस लड़की को कत्ल क्यों नहीं करवाया? शहराजी ने साथ लहजे में उससे पूछा। तुम नहीं, आप कहो। तुम कहने वाले मुझे जहर लगते हैं। वो जहर लगने वालों को उस दुनिया से बेचने में देर नहीं करता। वो गुस्से से बोला था। इस बार शहराजी घबराया था। सॉरी, आप इस लड़की का काम तमाम जल्दी कर देना। शहराजी जल्दी से बोला था। वो नीली सर्द आंखों से उसे देखता रहा। और अगर ना मारू उस लड़की को तो? उसने पिस्टल को अंगूठे में घुमाते हुए उसे सर्द लहजे में पूछा। शहराजी ने हैरत से उसको देखा। देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे रहा हूँ और अगर वो लड़की तुम्हें मासूम लगी है तो भूल है आपकी। वो बस शक्ल की मासूम है, करतूत तो पूरे क्रिमिनल वाले हैं। शहराजी ने सख्त लहजे में कहा। जाओ, जब काम करना होगा ना कर दूंगा। जे ने सख्त लहजे में कहते हुए पिस्टल का रुख उसकी तरफ किया था जिस पर वो जल्दी से वहां से उठता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया था। वो चेहरे से नकाब हटाता हुआ पूरी इसराइलियत से मुस्कुराया था। आप फिर से न्यू मोबाइल लोगी? मीरा ने उसे पूछा जो डैडी बियर को सीने से लगाए अफसुदा सी थे। हाँ, लेना पड़ेगा। मेरा चेक भी वहीं कहीं गिर गया था। अब डैड से क्या बहाना करूं? मैं डैड को इन डाकों के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती। पहले ही बहुत परेशान रहते हैं वो दोनों। वो अफसुदा लहजे में बोली थी। ओ यार, टेंशन ना लो, मेरे पास पैसे हैं, तुम वो ले लो। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो लौटा देना। मीरा जल्दी से बोले। नहीं, पैसों की कोई टेंशन नहीं है, वो तो डैड से कोई ना कोई बहाना करके ले लूंगी। टेंशन नॉट। वो डैडी पिए को किस करते हुए बोली थी। फिर क्यों परेशान हो? मेरा कैमरा खो गया है। मुझे रॉबिन ने अपनी पॉकेट मनी से इतना महंगा कैमरा खरीद कर दिया था यार। वो मुंह बनाते हुए बोली। मीरा भी परेशान हुई। अब इसमें परेशानी की भी कोई बात नहीं, कह दूंगी कि चोर छीन कर ले गया है। उसे अगर बताया ना कि गुम हो गया है तो वो नाराज होगा। ऐसे नहीं नाराज होगा। वो अपनी बात पर मुतमिन होती जिस पर मीरा ने सुकून का सांस हाज किया था। हट बाहर आओ, तुम्हारे डैड के मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। सफूरा बेगम और जैसे उसके कमरे में आती हुई फौरन बोली थी। वो गौर से अपनी मामा की तैयारी देखने लगी जो ब्लू सिल्क की नफीसी साड़ी में बहुत ही प्यारी लगे थे। कौन मेहमान? वो जबरदस्ती उनके सीने से लगती हुई बोले। तुम्हारे बाबा के जानने वाले हैं, बस जल्दी से आ जाओ। अपने पोर्शन में आना और ये नाइट सूट चेंज कर आना। वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोले थे। हद ने बच्चों वाले अंदाज में उसके सीने पर सर रखा, उनकी कमर के गिर्द अपनी बाहें हमाल किए। मेहरा उस मुस्कुराई उसके लाड़ पर। हद क्या चाहिए? आहट वो भी उसकी माँ थी। मम्मा, 5 लाख का चेक दे दें, अगले माह डैड से लेकर आपको दे दूंगे। और हाँ, डैड को मत बताइएगा। वो मासूमियत से लहजे पे में बोली थी जिस पर सफूरा से घूरा। 5 लाख क्या करने हैं? उन्होंने से घूरते हुए पूछा। वो मम्मा शॉपिंग करूंगी ना। वो मुंह बनाते हुए बोली। अपने माल चली जाना, मीरा के साथ वहां से जो चाहे खरीद लेना। अब जल्दी से आओ लॉन्च में। वो कहते हुए पलट गई थी। पहले तो अपने माल से 10 रुपए तक की चीज मुफ्त में नहीं लेने देती थी, आज देखो जरा मेरी मम्मा को। वो बाबा बैठती हुई शरारत से बोली। अरे आंटी तो खुद नहीं खरीदती अपने माल से बिना पैसों की कोई चीज, तो तुम्हें कैसे लेने दे? मेरा मुस्कुराते हुए बोले। अच्छा, तैयार तो हो जाओ। मीरा ने उसे लेटर देकर गुस्से से कहा। अरे हर रहमान से जो मिलना चाहता है वो इंतजार करे, और वो हर रहमान से मिलेगा। वह गुरूर से गर्दन अकड़ाकर बोली थी जिस पर वो दोनों खिलखिलाई थी।